ये लिखा ना डस्ट दिख रही इधर, हाँ क्या दिख रहा ये, अरे फिर वो डस्ट ऊपर आती। तो एक हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स FLUX फ्लक्स। ये क्या होता है, क्यों होता है, अभी बताना है क्यों यूज़ करते हैं इसका। तो अभी आपको दिख रहा हो क्या लिखा, 0 क्रॉस करके लिख दिया 5 से डिनोट करते। हाँ ये एक्चुअली क्या आता है, जहाँ पर कहीं पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपको ये बताना है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, फ्लो किस साइड से किस साइड है ना। तो आप फ्लक्स का हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर मतलब इसी का लिंक है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ इसके बाद समझ आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, दैट मीन्स E, और वहाँ का एरिया पता होना चाहिए, मतलब कितनी एरिया से वो नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल बता, ये मेरा हैंड रहा है और इधर से बहुत सारी ना लाइंस आ रही, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, बहुत सारी लाइन है। तो अगर मेरा हैंड ऐसा है तो क्या होगा, मैक्सिमम लाइन इससे मेरे हैंड के थ्रू पास होंगी, है ना। और इधर से लाइन आई तो मैक्सिमम इस हैंड के थ्रू पास होंगी, मतलब ये सरफेस है। लेकिन अगर देखो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ तो इसके ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ इसके थ्रू, मतलब इसके मतलब अभी तो ये है, अभी तो मैक्सिमम इसके थ्रू ही पास होंगे। मैंने इसको थोड़ा सा देखो टिल्ट किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो ऊपर से, बट इससे भी कुछ पास होंगे। लेकिन मैंने देखो क्या किया, इसको और टिल्ट किया ऐसा, तो क्या होगा, अब लाइंस कुछ तो निकलेंगे, 1-2 इससे निकलेंगे। लेकिन अब एकदम देखो मैंने डायरेक्ट ऐसा कर दिया तो क्या होगा, जितनी भी लाइंस आएंगी मैक्सिमम इससे कोई भी पास नहीं होगी, वो कुछ ऊपर से निकल जाएंगे, कुछ नीचे से निकल जाएंगे, बहुत ही कम होगा। मतलब अभी तो एग्जांपल मैं पेपर का ले लूँ एक, है ना, ये मान लो पेपर है, ये पेपर है ना, अभी ऐसा है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो मैक्सिमम इसके थ्रू पास होगी। लेकिन मैंने इसको देखो तो थोड़ा टिल्ट किया ऐसा, तो अब थोड़ा कम होंगी, और अब मैंने कर दिया ऐसा पास, ये रो ऐसा रखा, और यहाँ से क्या है, बहुत सारी लाइंस आई तो कुछ तो मैक्सिमम ऊपर से निकल जाएंगे नीचे से। अब इसका देखो कितना थिकनेस है, और जिससे तो बहुत ही रेयरली है कि इससे पास हो। तो ये एक्चुअली क्या डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एंगल, एंगल पर डिपेंड करता है। मतलब आपने इस सरफेस को कैसे रखा, अगर ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम लाइन पास होगी, इसको थोड़ा टिल्ट किया तो कम होगी, और बिल्कुल एकदम ऐसा रख दिया पैरेलल टू द सरफेस, इसके पैरेलल तो मिनिमम होगा, है ना। नहीं समझ आया। तो आपको वहाँ का अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स यही बताता है कि वहाँ का फ्लो कितना है ना। तो आपको वहाँ का एंगल पता होना चाहिए, एंगल में तो कितने एंगल पर रखा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उसका एरिया पता है, जैसे मान लो ये था ना, अभी इसका एरिया क्या है, अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो ये तो सर इसका लेंथ हो गया और ये इसकी विड्थ हो गई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एरिया आ जाएगा इसका। लेकिन देखो मैंने इसका क्या किया, इसको डबल ये कर दिया, हाफ ऐसा कर दिया, है ना। तो इसका देखो ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, अब एरिया इसका इतना है, एरिया इतना है ना, और अभी ऐसा करेंगे तो एरिया इतना है। तो जितना ज़्यादा सर एरिया होगा ना, मतलब इसका एरिया है, तो इससे नंबर ऑफ लाइन्स अभी कितनी पास होंगी, कम या ज़्यादा, कम होंगी। अरे कम होंगी ना, इसका एरिया कम है ना, एरिया कम है तो नंबर ऑफ लाइन्स भी कम पास होंगे। अब देखो एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ज़्यादा ऐसा, तो नंबर ऑफ लाइन्स भी तो ज़्यादा पास होंगी ना। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स आई और इसका एरिया कितना है, दूसरा एंगल। तो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी है, इसका एरिया कितना है जो सरफेस आपने लिया है, दूसरा इसका एंगल कितना, मतलब एरिया, चलो एरिया तो इतना, लेकिन एंगल मैंने ऐसा कर दिया तो मिनिमम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा, सॉरी एरिया। तो हेडिंग लिखा होगा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग लिखा होगा, उसकी डेफिनेशन लिखो। और इसकी यूनिट पता है क्या होती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, क्या होती है, वेबर, वेबर। साइंटिस्ट का नेम था, और आप क्या समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, एक है इसका डेफिनेशन लिखो।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर, लिखो, लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है उसका मेजरमेंट करता है फ्लक्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, it is equal to the product of, it is equal to the product of product of an area, of an area, of an area element, area element and the perpendicular component, and the perpendicular component of electric field, ब्रैकेट में लिखना E, perpendicular component of electric field, ब्रैकेट में E, ब्रैकेट में क्या लिखना आपको, E लिखना, ठीक है। ओवर अ सरफेस, ओवर अ सरफेस, ओवर अ सरफेस, परपेंडिकुलर, क्या बोला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई ओवर अ सरफेस। अब एक डायग्राम लिखो, आप डायग्राम बना लो, ठीक है। डीएस एरिया है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार। ये मान लो कुछ यहाँ से सरफेस से थीटा है, ये मान लो ये है, ये मान लो डी ए, और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये जिसके साथ एंगल है कॉस थीटा लिख दो बस। कुछ एंगल है थीटा, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। लिखा, लिखा। देखो आपके डेफिनेशन में क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट व्हाट, आपके उसमें लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई से डिनोट करते, दोनों का प्रोडक्ट होता है किसका, एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या है, ए, और इसका एलिमेंट क्या है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ए इंटू ई कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। और आपको ये भी पता, जब भी कॉस रहता है तो डॉट आता है, और साइन आता है तो क्रॉस आता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओनली। कैसे सर, तो आपको फ्लक्स के ये फॉर्मूला दो पता होने चाहिए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और अगर कॉस है तो डॉट आता है, अगर साइन होता है तो मैं लिखता ई क्रॉस ए। इससे पहले आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा, ये वाला बताया था ना मैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था बताओ, हाँ, ई आर क्रॉस एफ, यही था ना, कौन सा, ये टॉर्क का फोर्स का और इसमें रिलेशन होता है, ये भी होता है, ठीक है।
तो आप ये वाला कॉपी कर लो। अब देखो अगर आपको फ्लक्स जीरो कब आएगा, तीन फॉर्मूला होते हैं टॉर्क का। इलेक्ट्रिक टॉर्क का P क्रॉस E होता है, नॉर्मल टॉर्क का R क्रॉस F होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना है तो लिखना P क्रॉस E, नॉर्मल टॉर्क का लिखना है R क्रॉस F। अब देखो ये लिखा अगर फॉर्मूला है तो ये बताओ जीरो फ्लक्स जीरो कब आएगा, जब कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90। अगर आप कॉस थीटा इजकल टू 90 पुट करेंगे ना तो कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो जब जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो अगर इफ़ लिखो, इफ़ थीटा इजकल टू 90 डिग्री देन फ्लक्स कितना आएगा, और इफ़ थीटा इजकल टू 0 डिग्री तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। समझ आया क्या, नहीं आया? अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट किया और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए लिखा मैक्सिमम। तो आपके एग्जाम में आता है थीटा शुड बी फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, थीटा शुड बी, बताओ मैक्सिमम फ्लक्स का थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती। अगर आप 90 पुट करेंगे तो 90 कॉस 90 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 से तो मिनिमम थोड़ी होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0, मैक्सिमम वैल्यू E डॉट ए। तो ये कॉपी कर लो। आपको आता है कि फ्लक्स कहीं पर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या सर, कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये भी आप लिख लेंगे कहीं पर ही, नहीं समझा? जब आप थीटा 90 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। कॉपी कर लो। क्या हो गया, लिखो जल्दी, अभी मेरी एक क्लास हो रहा है। सेकंड पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ वेरिएबल, इन केस ऑफ वेरिएबल लिखो, हाँ, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व्ड एरिया, क्या लिखना है, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व एरिया, दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू, पता क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी। ये लिखा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर E डॉट डी है। आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? क्या होता है मैं बता दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। यूनिट लिखो इसकी, या फिर ऐसे पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिख दो। इन अ क्लोज्ड in a closed surface if flux outward then it shows पॉजिटिव। अगर कोई क्लोज सरफेस है और उससे फ्लक्स बाहर जा रहा है ना, कोई एक क्लोज सरफेस है और जो लाइंस बाहर जा रही हैं उससे, ये लिखा है ना क्लोज सरफेस, ये फ्लक्स आउटवर्ड, सॉरी क्या लिखा, इफ अ क्लोज सरफेस
इफ फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है तो उसके केस में आपको फ्लक्स कैसा लेना है, पॉजिटिव। और फ्लक्स अगर इनवर्ड है, इफ इनवर्ड है, अंदर की ओर जा रहा है फ्लक्स किसी सरफेस में, तो क्या लेंगे आप, निगेटिव लेना है ना। ये दोनों पॉइंट आप किसी क्लोज सरफेस से अगर जो फ्लक्स है बाहर की ओर जा रहा है ना, तो आपको क्या कंसीडर करना, फ्लक्स पॉजिटिव। अगर उस सरफेस पे आ रहा है तो आपको कंसीडर क्या करना है, फ्लक्स निगेटिव। बस कॉपी करना हो गया। नेक्स्ट उसकी यूनिट लिख देना। इन अ क्लोज सरफेस इफ फ्लक्स आउटवर्ड, बाहर जाना, देन इट शोज पॉजिटिव फ्लक्स। इफ इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, देन निगेटिव। व्हाट, फ्लक्स, फ्लक्स बता रहा मैं, निगेटिव लिखा। यूनिट लिखो इसकी, लास्ट पॉइंट यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ऐसा। वोल्ट मीटर, हाँ वो भी है और ये भी रहती, हाँ और एक और रहती है, और लिखो, हाँ एक और रहती, लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। वो डिपेंड करता है क्या है, कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली आता है वोल्ट मीटर। सर वोल्ट मीटर कैसा आ गया, नहीं है वोल्ट मीटर कैसा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिख दो और एरिया का लिख दो मीटर स्क्वायर है, तो वोल्ट आ जाएगा। अब आपको हेडिंग, अभी देखो इसके मैं डिस्कशन में क्या बताया, फ्लक्स क्या होता है, ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एरिया कैसे रखा हुआ और एंगल पर कितना है, तो यही तो है ना तीनों। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है सर, ये रहा एरिया और कॉस थीटा, एंगल कितना उनके बीच में, मैक्सिमम कितना हो सकता है जब वो उसी की सरफेस है, किसकी, हाँ डायमेंशन लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे आप, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो ये होगा MLT-2, अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये का मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, दैट मीन्स L⁻²। और चार्ज का डायमेंशन क्या होती है, 80। फॉर्मूला क्या होता है, Q=IT चार्ज का, इसको A से लिखते हैं और इसको T से लिखते हैं, नहीं समझा। ये जब मैं फॉर्मूला पढ़ाया था किसमें, चार्ज का, तो एक लिखा था मैं Q=NE, और एक फॉर्मूला चार्ज का होता है Q=IT। Q है चार्ज, I क्या है करंट, T है टाइम। तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से और टाइम को डायमेंशन में T से, तो AT लिख दिया। तो चार्ज की डायमेंशन क्या लिख सकते हैं आप, अरे करंट की A लिखा, T की T लिखा। आपको जब मैं पढ़ाया था, देखो इधर देख लो, मैंने 3 पॉइंट लिखाया होगा अगर आपको पता होगा। मैंने लिखा मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, M से, टाइम को T से, और लेंथ को, तो मोस्टली तो ये यूज कर, लेकिन करंट को पता है किससे मेजरमेंट करते हैं, A से, एम्पियर। तो अगर करंट को A से डिनोट करेंगे, टाइम को तो T, तो AT तो लिख सकते हैं, इसको बस लिख दो AT, बस मल्टीप्लाई को M की पावर, देखो M तो सेम रहेगा, L की पावर 1, इधर देखो L की पावर, इधर देखो L की पावर 1 और L की पावर 2, L की पावर कितना हो गया 3, इसकी T की पावर कितना अभी 1, ऊपर जाके माइनस का 1, -2 और माइनस का 1 कितना होता है, तो हो गया T की पावर -3 और A की पावर A की पावर माइनस, अरे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस, तो डायमेंशन किसकी, कौन सा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है और एडिशन में माइनस 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 होता है, नहीं समझा। एडिशन में माइनस 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 होता है, -2 + -6 कितना होगा माइनस का 8, और -2 मल्टीप्लाई -6 कितना होगा प्लस का 12। हाँ कॉपी कर लो, ये डायमेंशन है इसका, डायमेंशन ऑफ व्हाट,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन है, रेयरली आता है, कम आता है। लेकिन अब आपको लिखना है 5 स्टार रेटिंग के साथ गॉस लॉ। गॉस लॉ लिखना है। गॉस लॉ क्या था सर? एक साइंटिस्ट था, वो क्या बता के गया सर? बता के ये गया कि इसका स्टेटमेंट लिखा देता मैं जल्दी, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने वो देखा लूडो, लूडो खेलते क्या, वो डाइस देखी आपने, अगर उसका आइडिया है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। नहीं, अरे लूडो देखा होगा, तो उसी का मैं आपको एनालिसिस कराता हूँ। वो आपको आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते है ना। उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, उसमें कितनी एजेस होती हैं, है ना, कितनी टोटल सरफेस होती हैं। मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ, 3 चीज़ बता रहा मैं। लूडो के अंदर जो डाइस रहती, आपको उसमें ये बताना, अभी सोच लो, मैं टाइम देता, उसमें टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक, आपने अपने पास रखना, और नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, और टोटल फेसिस कितनी होती हैं। टोटल फेसिस कितनी होती हैं, कॉर्नर और एजेस, है ना, सोच लो आप कितनी होती। तब तक मैं हेडिंग लिखता। हेडिंग, पुट द हेडिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ एक इसका डेफिनेशन लिखो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन का लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, GAUSSLAW लिखो। क्या लिखना आपको? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हेडिंग तो वो लिख दिया, हेडिंग के अंदर लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स linked, the total flux linked, LINKED, total flux linked with a closed surface, total flux linked with a closed surface, कुछ लिख लो, with a closed surface, with a closed surface called Gaussian surface, गॉसियन, ये लिखा है स्पेलिंग, गॉसियन सरफेस। गॉस ने जिस सरफेस को बताया उसका नेम लिख दिया अपना, उसका नाम गॉस था ना उसका, उसने गॉसियन सरफेस लिख दिया। पहले एक साइंटिस्ट क्या होते जो अपना इन्वेंट किया अपना नाम पे ही रख देते थे, इसने मैंने उस गॉस ने इन्वेंट किया, उसने गॉस लॉ हो गया, है ना। मैक्सवेल ने किया तो मैक्सवेल लॉ हो गया, न्यूटन ने किया तो न्यूटन का लॉ हो गया। तो आपने लिखा होगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। देखो इज 1/ε0 is 1/ε0 times is 1/ε0 times the charge enclosed by the surface, the charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface, that is, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसने बोला टोटल फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस E डॉट ds इजिकल टू कितना होता है सर, चार्ज, मान लो चार्ज एनक्लोज, ये क्या लिखा है, अपॉन, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अभी इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा है देखो,
इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्स नॉट। आपको या तो एमसीक्यू में ये डायरेक्ट फार्मूला पूछता है कि गॉस लॉ का कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो कॉपी किया। अब देखो बताता मिस्टेक कहाँ होती है आपसे, नहीं क्या मिस्टेक करोगे आप। उसमें एक बार पढ़ लो मैं क्या लिखा है, मैं आपको ये लिखा है, देखो मैं आपको पता है क्या लिखा है, इधर देखो एक मिनट, देखो मैं ये नहीं लिखा, इसमें और इसमें देखो डिफरेंस है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें देखो एक बार, डिफरेंस दिखा आपको इसमें, क्या दिखा बताओ। हाँ नहीं फाई नहीं, देखो ये दोनों सेम है, ये और ये पूरा सेम है, इधर का भी सेम है, बस ओनली डिफरेंस ये यहाँ पर ये आपने सर कुछ सर्कल बना रखा और ये नहीं बनाया है ना, इसको बोलते हैं ये तो, और ये सिंबल भी हमको पता है किसका होता है, इंटीग्रेशन का। इसका मीनिंग होता है ये जो क्लोज ऐसा बना हुआ ना सर्कल, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब दिस इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, मतलब अगर कोई सरफेस क्लोज है उसी के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। तो आपको एग्जाम में ये आता है, तो ये वाला एक्चुअली पता है क्या है, रॉन्ग है और ये सही है। तो गॉस लॉ आपको यहाँ से कंक्लूजन पता होगा, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, जिसकी सरफेस क्लोज है ना उस पर ही आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आप नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, और ये भी कॉपी करना और रॉन्ग कट कर लेना इसको, है ना, नहीं समझा, ये भी कॉपी करना, पहले ये कॉपी करना रॉन्ग वाला, नहीं पहले कॉपी कर लो, ये रॉन्ग वाला भी कॉपी करना, रॉन्ग। सर दुनिया तो राइट लिखाती है, आप रॉन्ग क्यों लिखाते हैं, मेरा अपोजिट है थोड़ा, रॉन्ग पता रहेगा तभी तो राइट करोगे, आपको मिस्टेक पता, मिस्टेक क्या नहीं करना है, तो बाकी तो सब ठीक ही है, और अपने क्या करते हैं राइट पे ज़्यादा फोकस करते, रॉन्ग पे कम करते, अपना अपोजिट है, रॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रॉन्ग पे कैसे नहीं करना, लिखा आपको पॉइंट लिखना, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, गॉस लॉ ओनली वैलिड फॉर गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, नॉट फॉर ओपन, ठीक है, ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता। ओपन कैसा सर, लिखा ना, एक बार पढ़ लो आप, मैं ये लिखा है, अगर आप देखेंगे तो टोटल फ्लिक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज 1/ε टाइम चार्ज एनक्लोज्ड ऑफ द सरफेस। किसी बॉडी से मैक्सिमम फ्लक्स बाहर कितना जा सकता है, देखो ये स्टेटमेंट लिखने को आएगा बोर्ड में कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, और क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो क्या करना है, आपको सिंपल माइंड में रखना, अगर आपके पास कोई मतलब ऐसी क्लोज्ड बॉडी है जितना उसमें चार्ज मैक्सिमम आपने जो जितना भी चार्ज एनक्लोज किया है ना, तो उससे मैक्सिमम उतना ही फ्लक्स बाहर जा सकता है जितना आपने उसके अंदर पुट किया होगा। जैसे मान लो आपको क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो आपने कोई चार्ज रखा है यहाँ पर Q और इसको बंद कर दिया एक सरफेस से, तो इससे मैक्सिमम चार्ज पता है कितना बाहर जा सकता है, +Q ही बाहर जा सकता है, नहीं समझा क्या, जितना आप चार्ज उसमें रखेंगे मैक्सिमम फ्लक्स उससे उतना ही जा सकता है। जैसे मान लो एक क्लोज बॉडी है ये लो,
और आपने रखा है यहाँ पर 10 कूलम चार्ज रख दिया, तो इससे मैक्सिमम बाहर कितना जा सकता है? इस तरह 10 कूलम ही बाहर चार्ज जा सकता है, या फ्लक्स मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था लूडो वाला, तो सीक्वेंस बताना। मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉर्नर्स, आपको अपनी कॉपी में लिख देना साइड में, या हाथ पे लिख लो, बता देना मेरे को, है नहीं? नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ एजेस किसका? अपनी को हाथ पे लिख लो या कॉपी पे लिख लो, और फिर मेरे को बताना। आपको 1 मिनट का टाइम और सोच लो, एनालिसिस कर लो, है ना? फिर मेरे को बताना कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस, और टोटल नंबर ऑफ क्या फेसेस। हाँ, बाकी मैं देखता है नहीं, आप चेक कर लो, उसके बाद बताता। लिख लिया? लिख लिया? अभी देखते हैं, अभी सबका आंसर लिखना, फेसेस का नहीं, बस सबका आंसर लिखना आपको, फेसेस का भी, एजेस का भी, और कॉर्नर्स का भी। हाँ हाँ, देखो मैंने एजेस बोला ना, सुनो, महान प्राणियों की बात बताता है, मैंने एजेस बोला, किसी के माइंड में तो ये आ रहा होगा, सर ये बोल रहे है, ये वाला आ रहा हो किसी के दिमाग में, तो है ये तो नहीं आ रहा है, ये बस एक है नहीं तो आपके पास कुछ है क्या? बताओ, फिर मैं नंबर ऑफ, एक मिनट, कुछ बॉक्स वगैरह टाइप का है क्या? देखो मैं इसके थ्रू बताता आपको। अज्यूम कर लो ये क्यूब है, बाकी तो इसका लेंथ विड्थ में थोड़ा सा चेंज है ना? लेंथ विड्थ में थोड़ा चेंज है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता। ये बॉक्स है ना? ये मान लो कि अभी तो थोड़ा सा क्यूब नहीं है, ये मैं अज्यूम कर लो क्यूब है ना? तो अगर मैं देखो टोटल कॉर्नर्स की बात करूं, कॉर्नर किसके कॉर्नर? सर इसके टोटल कॉर्नर। अगर लूडो का जो आपने देखा होगा डाइस होती, वो परफेक्ट एग्जांपल है किसका? क्यूब का। तो अगर आप इसके कॉर्नर देखेंगे तो देखो, अगर आप इधर से देखेंगे तो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4, और 4 ये हो गए सर, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सही है? कॉर्नर, हाँ 4 इधर के 4, टोटल कॉर्नर 8। और अगर आप इसके नंबर ऑफ फेसेस बात करेंगे तो देखो, एक फेस तो ये टॉप और इसकी जस्ट अपोजिट बॉटम 2, एक फ्रंट और एक बैक 4, और एक लेफ्ट और एक राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी? आप चेक कर लेना। हाँ, अब बस इसी में प्रॉब्लम हो गई होगी। हाँ, मतलब ये 1 2 3 4, एक साइड पे 4 है, नहीं समझा? अरे नंबर ऑफ एजेस देखो, 1 2 3 4 एजेस ही हो गई। अब देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 12। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आया है तो अभी तक नीट और JEE में कुछ जितना भी क्वेश्चन आया, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना? तो एक बार नोट करके कहीं पॉइंट लिख दो, फॉर अ क्यूब, क्यूब के लिए, फॉर क्यूब, ये हमको आता है। उसमें क्यूब्स में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, एजेस कितनी होती है, और पता है ना? लूडो तो खेले होंगे सब, नहीं खेले लूडो? हाँ, तो उसमें कॉर्नर बताना, फेसेस बताना, एजेस बताना। एक हेडिंग लिखना, हेडिंग
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और ये आपको डायग्राम फॉर्म करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और इसमें दो चार्जेस रखे हुए हैं, देखो ये कोई क्लोज सरफेस है सर, इसका शेप आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। इसमें दो चार्जेस रखा हूँ, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो आपको तो पता है अगर डाइपोल फॉर्म करना है, डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और जो भी डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका अगर डाइपोल लिखेंगे तो ये तो डाइपोल फॉर्म कर रहा है ना, डाइपोल फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, हाँ कर रहा। इसका डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का, सर डाइपोल फॉर्म करने का जो डायरेक्शन होता है वो रहता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपके पास कोई इसमें एक एनक्लोज बॉडी है और जितना चार्ज पॉजिटिव रखा है उतना ही निगेटिव रखा है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें नेट चार्ज कितना होगा, तो ज़ीरो। नहीं समझा? अगर आपके पास कोई डाइपोल फॉर्म कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस है और उसमें डाइपोल बनना है, डाइपोल का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव उतना ही निगेटिव है। अगर आप उसका टोटल चार्ज देखें तो जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं फॉर अ एनक्लोज बॉडी इफ डाइपोल इज फॉर्म्ड, अगर किसी एनक्लोज बॉडी में डाइपोल फॉर्म हो रहा है तो उसमें चार्ज एनक्लोज कितना आएगा, जीरो। सर जीरो क्यों आया? अगर मान लिया माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, जीरो। सर यहाँ पर प्लस टू, यहाँ पर माइनस टू क्यू लिया, यहाँ पर प्लस टू क्यू, दोनों का ऐड कर लो कितना आएगा, जीरो। तो अगर आपके पास ऐसी कोई क्लोज सरफेस है जिसमें डाइपोल फॉर्म हो रहा है तो उसमें नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो हमेशा। तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो और एक पॉइंट लिखो उसमें, लिखो एक पॉइंट लिखना आपको, इफ अ डाइपोल इज एनक्लोज्ड, इफ अ डाइपोल इज एनक्लोज्ड, if a dipole is enclosed, if a dipole is enclosed by a surface, if a dipole is enclosed by a surface, that is q enclosed 0, that is q enclosed, q that means represented by what, charge, q enclosed should always be 0, and what is implies that flux is always so 0। ठीक है, इतना, that is the first और applications of Gauss law। ठीक है, we'll see tomorrow, बाकी कल देखेंगे।